हाय, हेलो एवरीवन, क्या हो सभी के सभी। आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए, मजे में हो गए। तो कहानी क्या है? कहानी सिंपल सी है। चैप्टर नंबर 3, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, दिल्ली 12th टू 15th सेंचुरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्यों? क्योंकि अब तक तुमने जितने भी चीजें पढ़ी, तुमने पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर में तुमने 7th सेंचुरी से लगा के 17th 15th सेंचुरी के बीच तक हल्की हल्की चीजें देखी। तो तुमने दूसरा चैप्टर पढ़ा, तुमने कुछ ऐसे एरियाज के बारे में जाना जहां की तुमको प्रॉपरली नॉलेज नहीं है। लेकिन ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जहां पे हम दिल्ली की बात करते हैं। उस जगह की बात करते हैं जहां के बारे में हम सबने सुना हुआ है, हम सबने टीवीज में, मूवीज में उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत जाना है। तो इजी टू अंडरस्टैंड है चैप्टर, सिंपल है और इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है। मजेदार क्यों है? क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट हमारे पास पहले से है, हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ कुछ चीजें पहले से जान रखी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो एंड स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। In chapter 2, we saw that regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? ठीक है, हमने क्या देखा? हमने जो चैप्टर 2 पढ़ा, उस चैप्टर 2 में हमने क्या देखा? चैप्टर 2 में हमको ये देखने को मिला कि हमने कावेरी डेल्टा के बारे में पढ़ा कि कावेरी डेल्टा वाला जो रीजन था, उस रीजन में बहुत सारी किंगडम्स आई और कावेरी डेल्टा उनका सेंटर होता था। लेकिन क्या हमको ऐसा अभी तक पढ़ने को मिला है? क्लास 7 की हिस्ट्री में हमने 3 चैप्टर्स पढ़े, क्या उन तीनों चैप्टर में हमको अभी तक कुछ ऐसा देखने को मिला है कि कोई एक ऐसी किंगडम हो जिसका जो सेंटर हो, जो सेंटर ऑफ कंट्रोल हो, वो दिल्ली हो? नहीं। लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली हम कुछ ऐसी किंगडम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका जो सेंटर है, जो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? वो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली है। ठीक है, दैट वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। ठीक है, और ऐसा क्यों है कि हमने दिल्ली के बारे में अब तक 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और दिल्ली का नाम भी मेंशन नहीं हुआ? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो दिल्ली थी, वो दिल्ली फेमस कब हुई, वो दिल्ली एग्जिस्टेंस में कब आई? 12th सेंचुरी के बाद से। 12th सेंचुरी के बाद से रूलर्स की नजर दिल्ली पे पड़ी और उसके बाद से दिल्ली एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, take a look at table 1. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chahmanas, Chauhans, also referred as Chahmanas of Ajmer. ठीक है, तो बेसिकली कहानी कहां से स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है तोमार राजपूत से। ठीक है, दिल्ली है, दिल्ली दिल्ली एग्जिस्टेंस में सबसे पहले तब आई जब दिल्ली फर्स्ट किंगडम, पहली बार किसी किंगडम का सेंटर बनी। कौन सी किंगडम का? तोमार किंगडम का, तोमार किंगडम ऑफ राजपूत। दिल्ली पे रूल करने वाले जो सबसे पहली किंगडम थी, वो थी तोमार राजपूत की। लेकिन फिर लेटर कुछ टाइम बाद जो चामनास थे, जिनको हम चौहान के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने दिल्ली को क्या कर लिया? चौहान या फिर चामनास, शाहवनाज ने दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया और तोमार राजपूत को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट होता है कि दिल्ली किस किस किंगडम के अंडर में रही। तो सबसे पहले तो वो आई तोमार राजपूत के अंडर में, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद थ्रू वॉर्स, लड़ाइयां लड़के, जो चामनास थे उन्होंने तोमार राजपूत को रिप्लेस कर दिया और दिल्ली का जो थ्रोन था, दिल्ली की जो सत्ता थी, वो अपने हाथ में ले ली। It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. ठीक है, तो इन्हीं दो किंगडम्स के टाइम पीरियड में ये हुआ कि दिल्ली जो थी वो काफी ग्रो हुई। जब ये दो किंगडम ने उस पर रूल किया, तोमार किंगडम ने और चौहान किंगडम ने, तो उस टाइम पे दिल्ली एक कॉमर्शियल सेंटर बन गया। कॉमर्शियल सेंटर कैसे बन गया? क्योंकि बहुत सारे वहां पर जो वेल्दी लोग थे, बहुत सारे जो हम कह सकते हैं मर्चेंट्स थे, वो वहां पे स्टैब्लिश हुए। वहां पे कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स का
गोल्ड कॉइन्स चलना स्टार्ट हुए, जिसके चलते दिल्ली क्या हो गया, एक कमर्शियल सेंटर बन गया और काफी एक प्रोमिनेंट सिटी बन गई रूलर्स के लिए। Coins minted here, called दिल्लीवाल, had a wide circulation। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉइन्स बनते थे वो कॉइन्स ऑल ओवर द इंडिया काफी सर्कुलेट हुए, जिसके चलते दिल्ली की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century। ठीक है, और जो पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का दिल्ली सेंटर बन गया। कब बन गया, जब दिल्ली एक सल्तनत बना, जब दिल्ली पे सुल्तान का कब्जा हुआ, उस टाइम पे दिल्ली इतनी ग्रो हुई और इतना प्रोमिनेंट एक उसने जगह ले ली कि वो पूरे सबकॉन्टिनेंट, जो पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, उसकी धड़कन बन गई। ठीक है, take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate। ठीक है, 5 डायनेस्टीज ने मिलकर, तो एक दिल्ली ने क्या, किसी एक डायनेस्टी ने दिल्ली को इतना प्रोमिनेंट नहीं बनाया, टोटल 5 डायनेस्टीज ने मिलकर दिल्ली को एक सल्तनत बनाया। क्या लिखा हूं मैं, डायनेस्टीज। 5 डायनेस्टीज ने मिलकर क्या किया, 5 डायनेस्टीज ने मिलकर दिल्ली को एक सल्तनत बनाया। ठीक है, the Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi। Look at map 1 and locate Delhi, Equana, Siri and Japana। ठीक है, अब देखो ये जो टेबल 1.1 दी है, 1.1 नहीं, टेबल 1 जो दी है ये वाली, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इसमें क्या दिया है बेसिकली, इसमें किंगडम्स के नाम दिए हैं और उनके जो प्रोमिनेंट रूलर्स हुए जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया उनके नाम दिए हुए हैं। सबसे पहला है राजपूत किंगडम, सबसे पहला राजपूत किंगडम, जिसमें तोमर जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम था अनंगा पलाज, अनंगा पला, 1130 से 1145 तक। फिर चौहान का टाइम पीरियड आता है, जिसमें मेजर थे पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक। फिर आते हैं तुर्किश रूलर्स, तुर्किश रूलर्स में सबसे पहला आता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210, शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 to 1236, रजिया 1236 to 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1287। फिर आती है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी 1290 to 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1296 to 1316। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत पिक्चर याद है, रणबीर सिंह वो। फिर आता है तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक 1320 to 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 to 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 to 1388, सईद डायनेस्टी, खिजर खान 14 to 1421, और लास्ट में लोधी डायनेस्टी, बहलूल लोधी 1451 to 1489। टोटल 1 2 3 4 5 6 प्रोमिनेंट डायनेस्टीज हैं जिनके नाम दिए हैं, उनके रूलर्स के नाम दिए हैं। इस टेबल को मेमोराइज कर लेना। ठीक है, इस टेबल से 1 मार्कर्स एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स। ठीक है, histories are known as Tariq singular, Tariq plural in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान्स बेसिकली कौन, दिल्ली सुल्तान्स मतलब बेसिकली वो लोग जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया। ठीक है, तो दिल्ली में ज्यादातर जो रूल किया वो किया पर्शियन लोगों ने, जैसे तुर्किश लोग हो गए, ये सारे लोग। वहां पर हिस्ट्री जो हम आज हिस्ट्री जिसको बोलते हैं उसको वो लोग तारीख बोलते थे सिंगुलर में और त्वारिख बोलते थे प्लूरल में। तो ये चीज है। द ऑथर्स ऑफ त्वारिख वर लर्नड मेन, secretaries, administrator, poets, and the courtiers who both recorded events and advised rulers on
गवर्नेंस एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। ठीक है, तो जो बेसिकली क्या होते थे, जो ऑथर्स होते थे तारीख के, जैसे हम आज बोलते हैं ना हिस्टोरियंस, और हिस्टोरियंस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री जानते हैं। हम जैसे कोई पास्ट का इवेंट है तो हमको उसको हिस्ट्री जानते हैं, और उनको रिकॉर्ड करने वाले लोगों को हिस्टोरियंस जानते हैं। उसी तरह से पर्शियन में हिस्ट्री को तारीख कहा जाता था, हिस्ट्री को तारीख कहा जाता था, और तारीख को नोट करने वाले, तारीख से डील करने वाले, उनको तारीख के ऑथर्स कहा जाता था। बेसिकली इनको हिस्टोरियंस कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में हम। तो जो हिस्टोरियंस होते थे दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सुल्तान के, वो बेसिकली दो काम करते थे। क्या? पहली चीज तो वो इवेंट्स को रिकॉर्ड करते थे और हिस्ट्री लिखने का काम करते थे। दूसरी चीज, जो दिल्ली सुल्तान होते थे, वो दिल्ली सुल्तान क्या करते थे, वो दिल्ली सुल्तान को असिस्ट करने का काम करते थे, उनको एडवाइस करने का काम करते थे रिगार्डिंग देयर पॉलिसीज एंड जस्ट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क करो, जस्ट रूल। ये डिफाइन टाइप में आ सकता है कि व्हाट इज बेसिकली द जस्ट रूल। जस्ट रूल क्या है? तो जस्ट रूल बेसिकली कुछ नहीं है। जस्ट रूल का मतलब है कि इक्वलिटी, कि आप हर एक अपने डायनेस्टी के हर एक व्यक्ति को क्या करो, इक्वली ट्रीट करो, उसको कहा गया है जस्ट रूल। ठीक है, द सर्कल ऑफ जस्टिस, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, पढ़ लेते हैं एक बार। Fakhr-e-Mudabbir wrote in the 13th century, a king cannot survive without soldiers, and soldiers cannot live without salaries. Salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. ठीक है, तो बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इस पैराग्राफ में जस्ट रूल का क्या बताया गया है, पैराग्राफ में जस्ट रूल की इंपॉर्टेंस बताई गई है। जस्ट रूल की इंपॉर्टेंस बताई गई है। इंपॉर्टेंस कैसे बताई गई है? बहुत सिंपल तरीके से इंपॉर्टेंस बताई गई है कि अगर किसी डायनेस्टी को प्रॉपरली चलना है, काम करना है, वर्क करना है, किसी डायनेस्टी को रूल करना है, किसी किंग को रूल करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जस्ट रूल हो, मतलब हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। क्यों मिले? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है जो इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि किसी भी डायनेस्टी को चलने के लिए जरूरत है सोल्जर्स की, सोल्जर्स को वर्क करने के लिए जरूरत है सैलरी की। सैलरी आती है जब हम पीजेंट्स से, लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। रेवेन्यू हम तब कलेक्ट कर पाएंगे जब उनका जब वो ठीक से काम करेंगे, और वो ठीक से काम तभी कर पाएंगे जब उनके साथ जस्टिस होगा। तो जस्टिस इज द बेसिस ऑफ एनी डायनेस्टी टू गो फॉरवर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस बताई गई है जस्ट रूल की, या फिर जस्टिस की हम कह सकते हैं। कीप द Keep the following additional details in mind. The author of Tariq lived in cities, mainly Delhi, and hardly ever in villages. ठीक है, बेसिकली क्या बताया गया है, कुछ चीजें बताई गई हैं ऑथर्स के बारे में, कुछ चीजें बताई गई हैं कि बेसिकली क्या बताया गया है ऑथर्स के बारे में। ऑथर्स की ऑथर्स के बारे में बेसिकली क्या बताया गया है, ऑथर्स के बारे में बताया गया है कि जो ऑथर्स होते थे वो बेसिकली सिटीज में रहते थे और विलेजेस में नहीं रहते थे। दूसरी चीज, दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। वो हिस्ट्रीज बेसिकली क्यों लिखते थे? वो हिस्ट्रीज लिखते थे रिवॉर्ड के चक्कर में, कि अगर वो हिस्ट्रीज को लिखेंगे तो उनको सुल्तान से रिवॉर्ड मिलेगा। तीसरा है, these authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. These ideas were not shared by everybody. ठीक है, ये जो authors होते थे, the authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. These ideas were not shared by everybody. ठीक है, तो कुछ ऑथर्स ऐसे होते थे जो जेंडर डिस्टिंक्शन और बर्थ राइट के फेवर में लिखते थे, और कुछ उनसे अपोजिशन में लिखते थे। In 1236, Sultan Iltutmish's daughter Razia became Sultan. The chronicler of the age, Minhaj-ul-Siraj, recognized that she was more able and qualified than all her brothers. ठीक है,
तो बेसिकली क्या था, 1236 में इल्तुतमिश की डॉटर रजिया दिल्ली की गद्दी पे आती हैं और दिल्ली की कमांड संभालती हैं। उस टाइम के जो क्रॉनिकलर थे, मतलब जो उस टाइम के एक प्रोमिनेंट हिस्टोरियन थे, मिनहज उस सिराज, उन्होंने क्या किया था, मिनहज उस सिराज ने रजिया के बारे में ये लिखा था कि रजिया जो है बेसिकली वो अपने जितने भी भाई हैं, मतलब इल्तुतमिश के जितने भी बेटे हैं, उनसे ज्यादा पावरफुल थी और उनसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड रखती थी, जिसके चलते उनका दिल्ली सुल्तान बनना सही था। लेकिन लेकिन क्या होता है, but she was not but he was not comfortable at having a queen as ruler, nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240. लेकिन लोगों का ये मानना था कि एक महिला दिल्ली की कमान नहीं संभाल पाएगी, इस वजह से 1240 में रजिया को गद्दी से उतार दिया जाता है और किसी दूसरे राजा को, किसी दूसरे को वहां का सुल्तान बना दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, मिनहज उल सिराज, ये नाम सुना है कहीं पे, कहां सुना है? पहले चैप्टर में भी इनके बारे में हमने पढ़ा था कि एक प्रोमिनेंट क्रॉनिकलर थे, एक प्रोमिनेंट हिस्टोरियन थे। ठीक है। तो हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, हिस्ट्री के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करो। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास को। हाँ, बेसिकली एक चीज बताऊं, तो ये चैप्टर मिला जुला के 3 दिन का चैप्टर है। एक दिन आज हो गया, एक क्लास लगेगी और यानी कि फ्राइडे को, थर्सडे फ्राइडे, हाँ फ्राइडे को इसकी एनसीईआरटी के साथ साथ इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। ठीक है। इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास को। आई होप बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा।